जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 और 19 सितंबर को आपका हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी आंसर की अभी आउट की गई है उसमें अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है लेकिन आंसर की में गलत दिया गया है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन आपको लगाना है वो किस प्रकार से लगाना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज अब की बार हुआ है एग्जाम में वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो ये क्या होता है, इस चीज़ का फायदा किसको मिलेगा, इसका नुकसान किसको होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो आपकी प्रोसेस होने वाली फिजिकल की उसमें क्या कुछ आपका होने वाला है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको वो अपडेट बताते हैं जिसके थ्रू आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और यहाँ पे देखिएगा जो भी डाटा आपको हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाउट पूछने से पहले एक बार वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर लगभग आपके सभी डाउट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से तैयार होगा महिला सिपाही परीक्षा का परिणाम। पहली बार अपनाया जाएगा फॉर्मूला, कठिन परीक्षा वालों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। महिला पुलिस सिपाही परीक्षा का जो परिणाम है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि जो आपका मेथड अपनाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन का वो कौन सा अपनाया जाएगा, परसेंटाइल का। अब इसमें क्या प्रोसेस होती है वो हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पहली बार ऐसा कर रहा है। आयोग का तर्क है कि परीक्षा 3 अलग अलग सत्रों में यानी कि शिफ्टों में जो है अलग अलग प्रश्न पत्र से हुई है। किसी भी परीक्षार्थी के साथ गलत हो इसलिए प्रतिशत अंक के हिसाब से परिणाम तैयार किया जाएगा। इससे उन परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा जिनका प्रश्न पत्र कठिन था। आयोग ने परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है वेबसाइट पर डाल दी है और परीक्षार्थियों से आपत्तियां मांगी हैं, इनके ऑब्जेक्शन मांगे हैं। जो परीक्षार्थी हैं 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक के शाम 5 बजे तक जो ऑब्जेक्शन जता सकेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आंसर के एचएससी ने जारी की है वहाँ पर एचएससी ने कुछ क्वेश्चन गलत दिए हैं और वहाँ पर जो आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है वो ठीक दिया है तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन किस प्रकार से आपको लगाना होगा वो देखिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए पद यानी कि आपका फीमेल कांस्टेबल, विज्ञापन संख्या, आपकी भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको लिखना होगा, अपनी कैटेगरी लिखनी होगी, कैटेगरी कौन सी, जो कि आपके फॉर्म की कैटेगरी है, सेट कोड और 70 प्रश्न संख्या, ये सब चीजें आपको लिखनी होंगी। साथ ही प्रश्न के उत्तर को लेकर भी आपको ठोस सोर्स देना होगा तभी वह मान्य होगा। तो इस प्रकार से आप जो एचएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप इन सभी चीजों को जो है ऐड करके अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ओके, तो ये तो बात होगी आपके ऑब्जेक्शन की। अब हम बात करेंगे कि आपको जो मेथड अब मिलने वाला है एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का वो किस प्रकार से होने वाला है उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया है कि जो एचएससी अब मेथड अपनाने वाला है नॉर्मलाइजेशन का वो कौन सा है, वो आपका परसेंटाइल मेथड। अब इसमें क्या होगा देखिएगा, प्रदेश में पहली बार नॉर्मलाइजेशन से जारी होगा प्रतिशत में परिणाम। अब यहाँ पर देखिए साइड में आपका लिखा हुआ है राइट साइड में कि 2 दिनों में 3 शिफ्ट में हुई थी परीक्षा। महिला कांस्टेबल के 1100 पदों पर भर्ती के लिए 18 व 19 सितंबर को परीक्षा 3 शिफ्ट में हुई थी। पहले दिन एक तो दूसरे दिन 2 शिफ्ट हुई थी। इससे सामने आए कि कुछ शिफ्ट का जो पेपर था आपको हार्ड जो है देखने को मिला था। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 18 की शाम को प्लस में 19 की सुबह का जो पेपर था आपका एवरेज था, बिल्कुल नॉर्मल नहीं कहते लेकिन एवरेज पेपर था। लेकिन 19 की शाम को जो पेपर था वो आपका एवरेज टू डिफिकल्ट था। तो अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है वो है 18 की शाम वालों को। अब जो मेथड है आपका इसमें क्या कुछ प्रोसेस होगी वो देखिए। यह होता है नॉर्मलाइजेशन। क्या होता है देखिए कि नॉर्मलाइजेशन के तहत पेपर कितना कठिन था इसका स्तर तय होता है। और ये स्तर किससे तय होगा, जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं एग्जाम में तो यहाँ पर सभी के जो नंबर होते हैं उनका एक एवरेज निकाला जाता है कि किस शिफ्ट में जो कैंडिडेट है उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है और किस शिफ्ट में कम स्कोर किया है। तो उसके हिसाब से आपका जो स्तर होता है, लेवल होता है आपका एग्जाम का, वो तय किया जाता है। इसी आधार पर अंक आपके निर्धारित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था तो यदि कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर माना जाएगा। दूसरे दिन पेपर यदि सरल था तो 100 नंबर लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाएगा।
जैसे कि हम किसी एक शिफ्ट के उम्मीदवारों के अंकों का मध्य लेते हैं यानी कि एवरेज लेते हैं, फिर अन्य शिफ्टों के उम्मीदवार के अंकों के साथ इसकी तुलना करते हैं, इनमें मिले अंतर को सबसे कम शिफ्ट के अंकों में जोड़ देते हैं। अब इस प्रोसेस को ज़रा थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका पेपर स्टार्टिंग कब हुआ था, 18 के शाम को। तो 18 के शाम को जो पेपर था वो आपका नॉर्मल था। इसके अलावा 19 की शाम को जो पेपर था ना वो आपका हार्ड था। तो अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो होगा 19 की शाम वालों को, और जो नुकसान होगा ना वो होगा 18 की शाम वालों को। अब नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो नुकसान किसको होगा, जिनका पेपर आपका आसान था उनको नुकसान किस प्रकार से होगा, नुकसान उनको इस प्रकार से होगा। जैसे कि मान लीजिए 18 की शाम को जिनका पेपर था ना उनके जो एवरेज एक नंबर आते हैं वो एसएससी ने किसने मान लिए, एसएससी ने मान लिए 70। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था किनका, 19 की शाम को, उनका जो पेपर था वो डिफिकल्ट आया था। तो उनका जो एवरेज एक नंबर निकाला एचएससी ने वो कितना मान लिया, 50 मान लिया। तो अब यहाँ पर 18 के शाम को 70, 19 की शाम को 50, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वो 20 है। तो अब एचएससी क्या करेगी कि आपका जो पेपर हार्ड था ना, जो 50 नंबर आए थे, वो अब 20 नंबर किस में जोड़ देगी, 19 के शाम वालों को। और यहाँ पर अगर आपके नंबर 70 से ज्यादा है तो एचएससी क्या करेगी, 18 के शाम वालों का नंबर घटा देगी। तो इससे नुकसान किसको होगा, जिनके एवरेज से नंबर ज्यादा है ना उनको तो नुकसान होगा, लेकिन जिनका पेपर आसान था उसमें भी फायदा होगा। उसमें फायदा किसको होगा, जिनका पेपर आसान था लेकिन उन्होंने एवरेज से भी कम स्कोर किया है तो उनको यहाँ पर फिर से नंबर ऐड देखने को मिलेंगे। तो फायदा उनको भी होगा, और प्लस में फायदा किसको होगा, जिनका पेपर हार्ड था। तो यहाँ पर दो ऐसी कैटेगरी हैं जिनको फायदा होने वाला है। कौन कौन सी कैटेगरी को, एक कैटेगरी वो जिनका पेपर आसान शिफ्ट में था लेकिन फिर भी वो एवरेज के बराबर स्कोर नहीं कर पाए, उनको फायदा मिलेगा, उनको नंबर ऐड देखने को मिलेंगे। और दूसरा फायदा किसको होगा, दूसरा फायदा उनको होगा जिनका पेपर हार्ड था और यहाँ पर उनको नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नुकसान किसको होगा, नुकसान उनको होगा जिनका पेपर आसान शिफ्ट में था और उन्होंने एवरेज से, जो कि एचएससी ने एवरेज डिसाइड किया है, उस एवरेज से अगर ऊपर स्कोर आप कर देते हैं तो वहां पर आपके नंबर घट सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि जो एसएससी होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसने क्या किया था एक बार कि आपके जो सीजल के एग्जाम थे वहां पर कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने मैथ में पूरे के पूरे स्कोर किए थे, और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने स्कोर आधा किया था। तो जिन्होंने पूरा स्कोर किया था ना मैथ में, पूरे 200 को 200 किए थे, वहां पर 200 को तो उन्होंने 100 मान लिया था, और जिन्होंने स्कोर 100 किया था ना उनके 200 से वो ऊपर टपा दिए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको नुकसान भी देखने को मिलेगा और आपको फायदा भी देखने को मिलेगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर कि आपकी जो किस्मत है आपको कहाँ पर लेकर गई थी, आसान शिफ्ट में या फिर हार्ड शिफ्ट में, और वहां पर आपने स्कोर कितना किया था। वो सारी बातें अब डिपेंड करती है आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर ऐड होने वाले हैं और कितने घटने वाले हैं। यहाँ पर ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। अब जो भी करेगा एचएससी करेगा, तो हमें देखना कि अब जो रिजल्ट आपका आने वाला है उसमें क्या कुछ चेंज आपको देखने को मिलते हैं और किसको फायदा होता है किसको नुकसान होता है। और यहाँ पर देखिए एक बात आपसे हम जरूर कहेंगे, अब चाहे अगर आपने एग्जाम दे दिया है और आपका स्कोर कितना भी बनता हो, अब आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी ही आपको जारी कर दिया जाएगा। और कब तक जारी कर दिया जाएगा, जो एचएससी के चेयरमैन साहब हैं भोपाल सिंह खद्दरी जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया कि आपका रिजल्ट जो अक्टूबर है, अक्टूबर के सेकंड वीक स्टार्टिंग में जारी कर दिया जाएगा, और अक्टूबर की मिड तक आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दी जाएंगे फिजिकल के लिए। फिजिकल आपकी अक्टूबर में कंडक्ट करवाई जाने वाली है। तो आपके पास फिजिकल की तैयारी के लिए टाइम बहुत कम है, चाहे आपने जितना भी स्कोर किया हो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब फिजिकल में अगर आपको नहीं पता कि क्या कुछ आपकी प्रोसेस होने वाली है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो फिजिकल में देखिएगा टोटल आपके दो स्टेज होने वाली है, एक आपकी पीएसटी की और सेकंड आपकी पीएमटी की। पीएसटी में क्या होगा, पीएसटी में आपकी रनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी जो कि टोटल आपकी 1 किलोमीटर की होने वाली है, और टाइम इसके लिए टोटल आपको 6 मिनट दिए जाएंगे। अब रनिंग में सबसे बड़ा जो फायदा है वो आपको RFID का मिलेगा। अब ये क्या होता है, RFID होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये एक प्रकार की चिप होती है जो कि रनिंग के टाइम आपको दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल टाइम होता है रनिंग का सिर्फ वही काउंट होता है। जैसे कि आर्मी की जो भर्ती होती है ओपन रैली, उसमें क्या होता है कि आपको ग्रुप में दौड़ाया जाता है और ग्रुप के अनुसार ही आपके जो कैंडिडेट हैं वो पकड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जो आपका टाइम है ना, चाहे आप ग्रुप में पीछे दौड़े
आप आगे दौड़ें चाहे कहीं भी दौड़ें, कोई मैटर नहीं करता है। आपको जो ओरिजिनल टाइम रनिंग का सिर्फ है वही काउंट किया जाएगा। और खुद भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको रनिंग का टाइम है वो कितना आया यहाँ पे चिप में देखकर, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड चीज़ है कि आपकी जो रनिंग होगी वो कहाँ पर होगी, रोड पर होगी फिर ट्रैक पर होगी, और आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। यहाँ पे देखिए आपके जो पीछे जितनी भी भर्ती हुई है फीमेल कांस्टेबल की, फीमेल एसआई की, वहाँ पर जो रनिंग आपकी कंडक्ट करवाई गई है आपके रोड पर करवाई गई है। और यहाँ पर भी आपका 99.9% चांस है आपकी फीमेल जो रनिंग आपकी उसके रोड पर कंडक्ट करवाने के। तो आपको तैयारी रोड पर करें फिर कच्चे में करें। तो देखिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तैयारी पक्के में न करें। पक्के में तैयारी करने से नुकसान क्या होता है कि आपके पैरों में सिन पिन हो जाता है, जो अगर सिन पिन ज़्यादा हो गए तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे और फिजिकल में भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आप अगर रनिंग की तैयारी करते हैं तो कच्चे में कीजिएगा। अगर कच्चे में आपका टाइम अच्छा आ जाता है तो पक्के में आप आराम से रनिंग क्वालिफाई कर दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये तो बात होगी हमारी रनिंग की। अब रनिंग के बाद जो अगली प्रोसेस होगी वो आपकी पीएमटी की। पीएमटी में क्या होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट मेजर होती है। अब हाइट कितनी चाहिए वो देखिएगा। तो यहाँ पर जो हाइट आपकी होनी चाहिए वो अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है। और जितनी भी आपकी अदर कैटेगरी हैं ऑल रिजर्व कैटेगरी, उन सभी की हाइट 156 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि आपकी जो हाइट है मेक श्योर वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो हाइट है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपकी मापी जाएगी। तो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए हाइट के बारे में। तो देखिएगा बस ये आपके दो प्रोसेस होने वाली हैं। इसके अलावा आप सभी को बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि इसमें लॉन्ग जंप वगैरह, हाई जंप वगैरह, वेट वगैरह मेजर किया जाएगा फिर नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ आपके दो प्रोसेस होंगी, नंबर एक आपकी रनिंग की, सेकंड आपकी हाइट की। इसके अलावा आपकी जो वेट वगैरह की प्रोसेस है, हाई जंप की, लॉन्ग जंप की, कुछ भी आपका प्रोसेस है नहीं होने वाला है। सिर्फ आपकी दो प्रोसेस होंगी जो कि आपको हमने बता दी हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि जो आपका मेरिट बनने वाला है उसमें आपके फिजिकल कोई रोल आपका नहीं होगा। ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है जो कि आपको सिर्फ पास करना होगा। जो मेरिट आपको मिलेगी वो सिर्फ आपकी एग्जाम प्लस में जो आपके 20 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं उनके ऊपर बनने वाली है। तो ये आपकी कुछ अपडेट है फीमेल कांस्टेबल के भर्ती के बारे में कि आपको ऑब्जेक्शन किस प्रकार से लगाना है, जो मेथड है नॉर्मलाइजेशन का वो क्या होता है, इसमें फ़ायदा किसको मिलेगा नुकसान किसको मिलेगा, और जो फिजिकल की प्रोसेस है वो क्या कुछ आपकी होने वाली है। ये सारी बातें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए। जय हिंद।